everyone, welcome to Anushka's Pathshala. So, in today's video, we are going to start the research aptitude, which is mainly focused for the students for UGC NET. So, the today's topic for us is the research and its characteristics. So, let's get started. सो फर्स्ट हमें ये देखना होगा कि रिसर्च मतलब क्या होता है. री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स लाइक टू फाइंड समथिंग. ओके, सो रिसर्च का मतलब बेसिक मीनिंग क्या होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. Research is a systematic process of investigating and studying materials, sources, and data to establish facts. तो आपने जैसे देखा होगा कि कई सारे ऐसे रिसर्चर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो ये देखते हैं कि भाई कि अगर कोई चीज़ है तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड. मतलब हम जैसे बोलते हैं कि ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वो यूनिवर्सल ट्रुथ आता कहाँ से, ये यूनिवर्सल फैक्ट आता कहाँ से. हम जो फैक्ट्स बोलते हैं या हम जो फाइंडिंग्स, हम जो चीज़ें बोलते हैं कि भाई ये चीज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो वो कहाँ से आई. वो चीज़ किसी न किसी ने तो फाइंड किया होगा कि अगर ऐसा अगर कोई चीज़ पर्टिकुलर होती है तो इससे इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है. तो वो किसी ने फाइंड आउट किया होगा, तो वही क्या थी, एक रिसर्च जो पहले हुई गई है. So research is a systematic process of investigating and studying materials, sources, and data to establish facts, develop new knowledge and reach conclusions. तो मीन्स अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो कैसे हो रही है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. और इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन. तो इसमें पूरा एक प्रोसेस होता है, तो वो समझते हैं वो एक्चुअली क्या होता है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो फर्स्ट स्टेप जो रिसर्च में होता है वो क्या होता है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मुझे जैसे देखना है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन ऑन द स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जाएगा. प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, प्रॉब्लम होती है मतलब मेरी प्रॉब्लम क्या है, आई हैव टू सी दैट कि जो टेलीविजन के इफेक्ट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स पे क्या पड़ते हैं. क्या स्टूडेंट्स के लोअर ग्रेड्स का आना, क्या उसका टेलीविजन से कोई कनेक्शन है, कि अगर टेलीविजन ज़्यादा देखने से स्टूडेंट्स के कम ग्रेड्स आ रहे हैं या टेलीविजन कम देखने से स्टूडेंट्स के ज़्यादा ग्रेड्स आ रहे हैं, तो क्या इनका कोई कनेक्शन है. तो वो मेरा क्या हो गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया. तो सबसे पहला इन्होंने जैसा बोला है, इट इन्वॉल्व गैदरिंग इंफॉर्मेशन. सबसे पहले क्या आएगा इसका, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक रिसर्च डिज़ाइन जो है, आगे हम एक प्रोसेस भी इसका पूरा देखेंगे कि किस तरीके से पूरी एक रिसर्च होती है, तो वो अगली वीडियो में कवर करेंगे. अभी के लिए हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि कैसे एक स्टेप वाइज जो है रिसर्च की जाती है. तो सबसे पहले हमने देखा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. फिर उसके अकॉर्डिंग हम गैदरिंग इंफॉर्मेशन. तो गैदरिंग इंफॉर्मेशन में क्या करते हैं हम लोग कि हम क्या, एक जो पॉपुलेशन है, तो जो पूरी पॉपुलेशन है तो हम उसमें डेटा को कलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये देखना है कि जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो जो पूरी क्लास होगी स्टूडेंट्स की, वो तो मेनली पॉपुलेशन होगी, और उसमें से मैं कुछ स्टूडेंट्स को मतलब लूंगी, तो वो मेरे क्या हो जाएंगे, सैंपल हो जाएंगे. तो मैंने क्या किया, डेटा कलेक्ट करने के लिए उन स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछे. तो मैं कैसे कर रही हूँ डेटा कलेक्ट, उनसे क्वेश्चंस पूछ के. तो मैंने ये स्टेप कौन सा हो गया, डेटा को कलेक्ट करने का हो गया. अब जब मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब डेटा भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो कि हम आगे वीडियोस में कवर करेंगे. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो हम उसे करते हैं एनालाइज. किसी भी डेटा को किसी भी डेटा को बिना एनालाइज और इंटरप्ट किए आप कंक्लूजन्स पे नहीं आ सकते. तो ऑब्वियसली बात है कि पूरे जितने भी स्टेप्स होते हैं ये सब एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे से. इट मीन्स ये सिस्टमैटिक होता होगा. ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है रिसर्च का, कि रिसर्च जो होती है वो सिस्टमैटिक होती है. और यस, जो अब डेटा आ गया हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करेंगे. एनालाइज मतलब क्या,
कि हम लोग देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है, अलग अलग जो फैक्ट्स हैं या अलग अलग जो इंसाइट्स हमको मिले हैं उनमें क्या रिलेशन है, उनमें रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं उनका, एक तरीके से जो कनेक्शन है उन दोनों के बीच में या फैक्ट्स के बीच में क्या कनेक्शन है, या स्टेटमेंट्स जो हमने इंसाइट्स जो हमें मिले हैं उन सब के बीच में क्या कनेक्शन है, वो सारा किसमें आता है, एनालिसिस में आता है। ये सारा जो काम जो हम करते हैं, वर्क करते हैं, ये सारा वर्क किसमें करते हैं, एनालिसिस में हम लोग करते हैं, रिलेशनशिप्स बिल्डअप करना कि भाई अगर कोई अगर हमें कोई इंसाइट्स मिले हैं तो उन सब के बीच में क्या रिलेशन है। फिर हम इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि हम लोग जो एनालिसिस हमने किया है, जो रिलेशनशिप्स हमने बिल्डअप कर रहे हैं, उनसे कंक्लूजन पे आते हैं कि ये डेटा या ये पर्टिकुलर डेटा जो है हमसे क्या कहना चाह रहा है। बिकॉज हर एक डेटा का क्या होता है, एनालिसिस के बाद एक कंक्लूजन निकलता है, एक फाइंडिंग निकलती है, एक कंक्लूजन निकलता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैंने क्लासरूम जो है वहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो स्टूडेंट्स को मैंने कलेक्ट किया और स्टूडेंट्स से मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया, है ना। कलेक्ट करने के बाद मैंने उसको एनालाइज किया और इंटरप्रिटेशन में क्या हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन में मैं कंक्लूजन पे पहुंचूंगी कि क्या सच में जो लोअर ग्रेड्स हैं या स्टूडेंट्स के जो परफॉर्मेंस है और स्टूडेंट्स का जो टेलीविजन देखना है, क्या उसके बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं। दैट विल बी मेंशन्ड इन माय इंटरप्रिटेशन। वो जो चीज़ होगी वो मुझे किसमें मिल जाएगी, मेरे इंटरप्रिटेशन में मिल जाएगी, या फिर मैं एक कंक्लूजन पे पहुंच जाऊंगी इंटरप्रिटेशन स्टेज पे। That's how I will solve this problem, and how that's how I will uncover all the new insights as well. तो इस तरीके से हम लोग ये रिसर्च करते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है इस वीडियो में। अगले आने वाले वीडियोस में इसका डीप में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे टॉपिक्स को, और कई सारे टॉपिक्स हैं, पूरा प्रोसेस है, पूरा स्टेप है जो हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहले जो रिसर्च है, ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस है। तो ये ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए इसके अंदर। ऑब्जेक्टिविटी का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि इसमें कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई रिसर्च करी और मैं बायस्ड थी, फॉर एग्जांपल जो हिंदू रिलीजन है, मैं उसके ऊपर ही मैंने रिसर्च कर दी, और मेरी रिसर्च होनी चाहिए थी ओवरऑल सब रिलीजन्स को लेकर, और सभी कास्ट के जो लोग हैं और सभी जो रेस रिलीजन के लोग हैं उन लोगों को लेके रिसर्च होनी चाहिए थी। पर मैंने क्या किया कि सिर्फ हिंदू हिंदू के लोगों को लेकर मैंने उसमें बायसनेस क्रिएट कर दी, तो वो ऑब्जेक्टिव रिसर्च नहीं कहलाएगी। ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें कोई बायसनेस नहीं हो, तो दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिविटी। अगर ऑब्जेक्टिविटी है तो वो सही रिसर्च मानी जाती है, अगर नहीं है तो वो गलत रिसर्च होती है। सेकंड होती है रिलायबिलिटी। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई पर्टिकुलर रिसर्च करी, उसमें मुझे कोई आउटकम मिला, ठीक है, और दोबारा मैंने क्या किया कि दोबारा जब मैंने एक चेक करने के लिए दोबारा सैंपल लिया और सैंपल लेके दोबारा रिसर्च कर दी। अगर दूसरी बार मेरा जो उसका आंसर है या उसका जो आउटकम है वो सेम आता है, तो ये वो शो करता है कि मेरी जो रिसर्च की गई है वो रिसर्च कितनी रिलायबल है। इट मीन्स कि जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी रिसर्च के अंदर, जितनी ज़्यादा उसके आउटकम्स जो है वो सेम रहेंगे, उसकी फाइंडिंग सेम रहेंगे, उसके रिजल्ट सेम रहेंगे, उतना ज़्यादा वो रिसर्च रिलायबल मानी जाएगी। वैलिडिटी। तो हम जैसे देखते हैं कि भाई जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनकी जो रिसर्च होती है उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। क्यों मानते हैं? बिकॉज उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो रिलायबल होते हैं। उनके जो रिजल्ट होते हैं वो रिलायबल होते हैं, दैट्स वाई। वैलिडिटी मीन्स कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका आउटकम क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। मतलब उसके अंदर हम सही टूल्स इस्तेमाल करें, हम लोग सही मेजरमेंट्स ले, हम लोग सही जो है प्रोसीजर्स उसको करें, तो उसके जो रिजल्ट्स उसमें सही लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करें, सही लॉजिक्स का यूज़ करके हम इस रिसर्च को करके देन उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए कि वो उसका आउटकम जो है वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। देन कम्स योर एक्यूरेसी।
एक्यूरेसी, जस्ट फॉर एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरी जो रिसर्च है वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड पेशेंट्स के ऊपर मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ, और मैंने ये देखा कि ब्लड प्रेशर रीडिंग्स जब मैंने जब कलेक्ट करी थी, जो डेटा मैंने लिया था ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, तो उसमें जो रीडिंग्स आ रही थी वो गलत आ रही थी। अब वो गलत क्यों आ रही है? बिकॉज उसमें जो मैंने इक्विपमेंट यूज करा था ब्लड प्रेशर को रीडिंग्स को जो इक्विपमेंट्स यूज किया था उन सबको कलेक्ट करने के लिए, रीडिंग्स को कलेक्ट करने के लिए, और ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट लिया गया था वो फॉल्टी इक्विपमेंट था। तो बिकॉज ऑफ दैट फॉल्टी इक्विपमेंट्स मेरा पूरा जो रिकॉर्ड था वो गलत हो गया। तो मेरा जो रिसर्च में जो एक्यूरेसी होगी वो भी गलत हो जाएगी। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि अगर इसमें जो है, जो रिसर्च कर रहे हैं ना हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें सही इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए, सही मेजरमेंट्स लेने चाहिए, सही डेटा यूज करना चाहिए, और जो हम सोर्सेस से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो भी सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए। देन ओनली यू कैन गेट द एक्यूरेसी इन आर रिसर्च, अदरवाइज नॉट। देन कम्स योर क्रेडिबिलिटी। नाउ क्रेडिबिलिटी मीन्स विश्वास, राइट? किसी भी चीज को हम विश्वास करना, मतलब किसी चीज पे क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो हम लोग उन पे क्यों विश्वास करते हैं? बिकॉज वो ऑथेंटिक है, उनके अंदर क्रेडिबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक है, राइट? तो उनकी रिसर्च पे क्यों भरोसा करते हैं? बिकॉज वो एक क्रेडिबल सोर्सेज से या ऑथेंटिक सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, एंड देन पूरे एक लेंदी प्रोसेस को, इंटेंस प्रोसेस को फॉलो करके, एंड देन वो पूरी रिसर्च कंप्लीट करते हैं। दैट्स वाई हम लोग उनके फाइंडिंग्स को क्रेडिबल मानते हैं। तो क्रेडिबिलिटी उस रिसर्च के अंदर होनी चाहिए। देन कम्स योर मेन फीचर दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेबिलिटी। तो जैसे जनरलाइजेबिलिटी हम समझते हैं कि मान लो मेरी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन मैंने वुमेन्स को लिया था, मेंस को लिया था, चिल्ड्रंस को लिया था, ठीक है? अब जब मैं उसका आउटकम, मेरा जो आउटकम आता है उसमें वो ज्यादा मेनली फोकस किस पे करता है? मेन पे करता है, वुमेन्स पे, चिल्ड्रंस पे उनका फोकस नहीं है। तो उसमें जनरलाइजेबिलिटी का फीचर नहीं है। जनरलाइजेबिलिटी मीन्स ओवरऑल उस रिसर्च में क्या कहा गया है, ओवरऑल उसका क्या कंक्लूजन है। तो ओवरऑल मेरा उसमें रिसर्च में आ ही नहीं रहा है, बिकॉज इट इज मेनली फोकसिंग ऑन मैन। ओके, इट्स नॉट फोकसिंग ऑन द वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो वो जो स्टेटमेंट होगा या कंक्लूजन होगा वो जनरलाइजेबल नहीं है। इट मीन्स मेरी रिसर्च में कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, ठीक है? तो जनरलाइजेबिलिटी फीचर होना चाहिए, मीन्स ओवरऑल जो आपने पॉपुलेशन ली है उस पूरे को रिप्रेजेंट करने वाला कंक्लूजन आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है, इट मीन्स रिसर्च इज रॉन्ग। नेक्स्ट कम्स द सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मीन्स कि हर एक स्टेप, जैसे हम आगे स्टेप्स पढ़ेंगे जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करते हैं, एंड देन कलेक्ट करते हैं डेटा, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे ये चेक करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो सही है कि नहीं है। ऑल दीज स्टेप्स आर related to each other, they are associated to each other, and we have to follow all these steps, then we can arrive to the conclusion of the research. So एक सिस्टमेटिक वे में सारा प्रोसेस होता है। ओके, देन कम्स योर लॉजिकल। ओके, जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया था कि इसमें हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो उसमें हम लॉजिकल रीजनिंग का यूज करते हैं, हम कुछ लॉजिक्स यूज करते हैं, उसके बाद ही रिसर्च के कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो लॉजिकल मीन्स कि आपके रिसर्च में कुछ लॉजिक्स का यूज किया जाता है, लॉजिकल रीजनिंग का यूज किया जाता है, देन ओनली आपकी रिसर्च जो है पूरी कंप्लीट होती है। देन उसका फीचर आता है रेप्लिकेबल। सो ओके, रेप्लिकेबल मतलब ये है कि आपका जो कंक्लूजन है, रिसर्च का जो कंक्लूजन है, अगर वो एक बार आपने रिसर्च करी और जो आपका कंक्लूजन आया, अगली बार आप उसको दोबारा रिसर्च करो तो उसका कंक्लूजन क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। इट मीन्स कि जो फाइंडिंग है अगर वो एक केस में फिट हो रही है तो वो दूसरे केस में भी फिट होनी चाहिए, तीसरे केस में फिट होनी चाहिए। हर एक रिसर्च में ऐसा नहीं होता कि अगर आप हर एक रिसर्च में जो आउटकम निकाल रहे हो वो हर एक केस में फिट हो जाए। अगर वो
फिट नहीं होता है तो उसका हाइपोथेसिस क्या हो गया, आपका गलत हो गया। ठीक है। और अगर फिट हो जाता है इट मीन्स आपका हाइपोथेसिस सही हो गया। ठीक है, जैसे कोरोना वैक्सीन है, ओके। तो कोरोना वैक्सीन में क्या हुआ था कि कोरोना वैक्सीन में हुआ था कि जैसे वैक्सीन वैक्सीन बनाई, बट वैक्सीन बनाने से पहले क्या हुई होगी, रिसर्च हुई होगी। तो जितनी भी पूरी इंडिया की पॉपुलेशन है, जितनी भी पॉपुलेशन है, उस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लिया गया होगा एंड पूरी रिसर्च हुई होगी एंड देन उसका एक आउटकम आया होगा कि हाँ, दिस काइंड ऑफ वैक्सीन कैन बी मेड फॉर द कोविड 19। ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, जब जो लेबोरेटरीज है उनमें पहले एक्सपेरिमेंट किया कि क्या ये वैक्सीन सच में इफेक्टिव है, क्या ये सच में कोरोना को हटा सकती है। तो जब वो कई पार्टिसिपेंट्स पे सक्सेसफुल रहा कि हाँ, अ, अ, कई कई पार्टिसिपेंट्स पे उन्होंने चेक किया कि ये वैक्सीन जो है इफेक्टिव है, देन ओनली उन्होंने फिर लॉन्च की उस वैक्सीन को। तो रेप्लिकेबल मीन्स कि जब आप ये देख लो कि बार 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 उसे यूज बार बार जो है उसे अप्लाई करने पे आपको सेम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, देन ओनली आप आगे बढ़ते हो। दैट इज कॉल्ड द रेप्लिकेबिलिटी। तो उसके अंदर क्या फीचर होना चाहिए, रेप्लिकेबल, मतलब अगर आप उसे जिस केस में फिट करना चाह रहे हो उस केस में उसको रिजल्ट्स क्या मिलने चाहिए, सेम मिलने चाहिए। तो दैट्स व्हाट हैपन इन द कोरोना वैक्सीन ऑल्सो। तो वही चीज ये है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर लिए हैं इसके। एंड देन दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रमोट माई चैनल। सो here I finish it, so thank you so much.